Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT City and I am a second year undergraduate student. तो हमने अपना पिछली क्लास में चैप्टर 7 केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। जहाँ तक मुझे याद है हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे एमसीक्यू टाइप में। और हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा भी एमसीक्यू टाइप ही चल रहा है और ये हमारा टाइप 1 है। ओके, तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, तो ये क्या बोलता है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल चेंज, बट जो हमारा के रहेगा कांस्टेंट वो हमारा सेम रहेगा। ओके, तो ऐसे में लिख देता एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन will change, but the equilibrium constant remains सेम। ओके, तो ये हम किसकी बात करें, के के बारे में बात करें। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको पढ़ा होगा आपको, तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर acetone and ether at 30 degrees Celsius, given that among these compounds, water has a maximum boiling point and ether has a minimum boiling point. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। ओके, और हमें क्या दे दिया है, ओके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है। और हमारे पास क्या दिया, वाटर दिया है, ईथर दिया है एंड एसीटोन दिया है। तो देखते हैं, पहले लिखे थे वाटर, एसीटोन और ईथर। ठीक है, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए एक फंडा होता था, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आप देखेंगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेटर बी बॉइलिंग पॉइंट लेस इज दी वेपर प्रेशर। ओके, तो देखिए अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है तो यानी कि उसका वेपर जल्दी बनेगा, तो उसका जो उससे जो प्रेशर बनेगा वो कम आएगा। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। ओके, तो अगर हम वेपर प्रेशर के हिसाब से देखा जाए यानी कि इसका कन्वर्स भी वी चेक कन्वर्स के। ओके, क्योंकि हमारे बॉइलिंग पॉइंट तो दिया नहीं है, हमें कन्वर्स देखेंगे यानी कि हम उसका वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका हमारा वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे वो सब आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ये जो वाटर का होता है वो सबसे कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर एसीटोन का होता है और ईथर का सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे दिख रहा है, तो सेकंड इसका। तो आप भी यहाँ पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 5। ओके, तो हमारे पास एक रिएक्शन दी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट उसकी कुछ कंसंट्रेशन दी होगी उस टाइम पे, उतना है हमारा 5, Kc इक्वल्स टू 5। तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kc। ओके, हमारे पास कुछ इनिशियल रिएक्शन दी है और हमें कुछ फाइनल रिएक्शन दी है। तो इनिशियल यानी इनिशियल रिएक्शन के कांस्टेंट से हमें फाइनल का बताना है। तो देखिए पहले इसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें अच्छे से। हाफ ऑफ H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ I2 गैसियस, और वो इक्विलिब्रियम में है HI के साथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यही होगा। ओके, और इसका हमारा Kc की वैल्यू क्या है, 5। ओके, अब जो हमारे पास रिएक्शन दी है दूसरी वाली वो है 2 टाइम्स ऑफ HI। इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, और इससे क्या मतलब है उसने तोड़ दिया। ओके, प्लस I2 गैसियस। तो
क्या हो रहा है पता है इसमें, उसने पहले फर्स्ट, उसने क्या करा पता है क्या, उसने पहले इंटू टू करा है, यानी इंटू टू वन, यानी इक्वेशन वन में, रुकिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओके, दो, टू इंटू इक्वेशन वन, ओके, उसने टू से इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, एच टू प्लस आई टू गिविंग यू एच आई बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एच आई। और उसके बाद में उसने रिवर्स कर दिया, देन रिवर्स, तो जब उसने रिवर्स किया तो वो कैसी हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ एच आई इन इक्विलिब्रियम विद एच टू प्लस आई टू, ओके। तो उसने देखिए एक मैनिपुलेशन यहाँ करा है, एक मैनिपुलेशन यहाँ करा है। तो आपको पता है जब आप उसमें किसी चीज से इंटू करते हैं तो वहां पे आपकी जो केसी यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पावर में बढ़ता है, ओके। तो यहाँ पे वो पावर में कैसे बढ़ेगा, यहाँ केसी की वैल्यू हो जाएगी फाइव का होल स्क्वायर, ओके। और जब आप उसे उल्टा कर देते हैं तो डिवाइड में चल जाता है, तो वन अपॉन केसी हो जाएगा। तो फ्रॉम मैनिपुलेशन वन, केसी की वैल्यू हो गई फाइव इंटू फाइव, क्योंकि स्क्वायर करे तो 25 आ गया। और फ्रॉम मैनिपुलेशन टू, जब हमने उसको इन्वर्ट कर दिया तो केसी की वैल्यू होगी 1/25 और एस की वैल्यू होती है 0.04, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ओके, हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन, यानी कि इसमें जो पहला वाला पार्ट था उसका लास्ट क्वेश्चन है। In which of the following reaction the equilibrium remains unaffected on addition of small amount of argon at constant volume? Okay. तो इसमें बोला है कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन डालते हैं, आर्गन क्या हुआ हमारा, देखिए अब इसमें में बोलेंगे आप आर्गन ही क्यों डाल रहे हो, तो देखिए आर्गन जो होता है हमारा वो हमारा इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस। तो आपने जब पढ़ा होगा यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रेशर कम करने पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें एक ऑन एडिंग इनर्ट गैस करके प्रॉपर्टी होती है, उसमें इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, ये उस फंडे पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, ओके। तो आपने अगर वो चैप्टर में ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। तो देखिए चालू करते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्यों रहेगा, यानी कि देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये तीनों केसेस में हमें चारों देखना है, पर लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये तीनों केसेस में आर्गन डालने पे वो एकदम अनअफेक्टेड रहेगा इक्विलिब्रियम। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वी आर एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। और यही एक बात नहीं है, और एक चीज ये है कि वी आर एडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, ओके, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी, ओके। सो हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमें बोला था कि N2O4 और NO2 के बीच में रिएक्शन दी हुई है, और हमें डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे हमारे पास उसका, ओके, के कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो अभी हम, ओके, ओके, तो एक, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास तीनों रिएक्शन दी हुई है, H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम में 2HI, आप बैलेंस कर लेना। फिर PCl5 भी दिया हुआ है, और वो PCl3 में टूट रहा है प्लस Cl2 में टूट रहा है, और N2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 टाइम्स ऑफ NH3 में टूट रहा है, ओके, NH3। तो इन सब में बोला है ऑन एडिंग आर्गन, तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या होगा वो पूछा है, ओके। तो देखिए पहली बात तो जो आर्गन है ना हमारा, आर्गन आर्गन इज एन इनर्ट गैस, ओके। और इनर्ट गैस के ऐड करने पे द रिएक्शंस डस नॉट शो एनी इक्विलिब्रियम चेंजेस, ओके। तो इक्विलिब्रियम हमारा चेंज नहीं होता व्हेन वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस, ओके। ये आर्गन जो हमारा स्मॉल अमाउंट में, ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा MCQ टाइप 1 पूरा खत्म होता है, हम नया वाला चालू करते हैं पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा MCQ टाइप 2।
एमसीक्यू टाइप 2 में हम सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन NO4 gaseous in equilibrium with 2 times of NO2 gaseous, the value of K is 50 at 400 Kelvin and 1700 at 500 Kelvin. Okay. Which of the following option is correct? The reaction is endothermic, the reaction is exothermic, NO2 and N2 are mixed at 400 Kelvin at partial pressure. Okay, हमारे पास partial pressure के टर्म्स में हमें फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, ये भी देखेंगे। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा, इसके बारे में बात करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद 2 टाइम्स ऑफ NO2। ठीक है, हाँ। तो हमें इसकी रिएक्शन के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने पे बताना है। तो देखिए, जैसे कि के वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पहले देखिए के की वैल्यू क्या है 50, तो टेम्परेचर कितना था 400 केल्विन। जैसे ही के की वैल्यू 1700 हुई, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। सो एस के इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये बात भी आपको देखनी। तो देखिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि के जो होता है के इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है। अगर आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसके फॉरवर्ड जाने का रेट और बैकवर्ड जाने का रेट को ही हम के कहते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि के एफ इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ओके, तो व्हेन के एफ इंक्रीजेस द रिएक्शन गोस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, जैसे जैसे रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाती है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब ये मत पूछना कि आपने एंडोथर्मिक कैसे लिखा। देखिए, आपके पास जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के फॉरवर्ड हो जाने पे, बैकवर्ड जाने पे आपको सारी प्रॉपर्टीज पता रहना चाहिए कि अगर फॉरवर्ड जा रही है तो एंडोथर्मिक क्या होगी या एक्सोथर्मिक। आपको बस इतना पता करना है कि रिएक्शन किस साइड जा रही है। जिस साइड जाती है उस साइड एंडोथर्मिक होता है, यानी फॉरवर्ड जा रही है तो एंडोथर्मिक, बैक साइड जा रही है तो एक्सोथर्मिक होता है। हीट रिलीज होती है, इसमें हीट लगती है। ओके, तो ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। ओके, अब हमें सारे ऑप्शन चेक करना है। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक हो गया तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो इसको तो हम कट कर देंगे। तो सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में बोला ओके, तो हम इसे डायरेक्ट एट 400 केल्विन दिया है और उस पर हमें के की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली ये होता है क्यू इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4, क्योंकि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर में 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास सभी का प्रेशर दिया है, इसका कितना दिया है ओके 20 बार दिया है। और हमें यूनिट में चेंज नहीं करना क्योंकि सब अपॉन में, तो कुछ नहीं करना उसमें। अपॉन में 20 स्क्वायर करते थे और डिवाइड बाय 2 काट लीजिए आप, तो क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। तो देखिए, हमने के की वैल्यू कितनी लाई थी। ठीक है, हमने जो पिछली बार के लाया था उसकी वैल्यू 400 केल्विन थी हमारी, के इज इक्वल टू 50 था एट 400 केल्विन। और क्यू की वैल्यू हमारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू के। और जब क्यू की वैल्यू के से ज्यादा होती है तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड। ओके, नहीं, क्यों हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और इससे क्या बनेगा टू फॉर्म मोर N2O। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, आपको ऑप्शन भी टिक कराते जाऊंगा, नहीं तो आप गलत गलत टिक कर लेंगे। ओके, तो डी ऑप्शन दिखते हैं। डी ऑप्शन में एंट्रोपी के बारे में बात करिए। तो डी ऑप्शन, अब देखिए, जब रिएक्शन इज यानी कि जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, देखिए N2O4 ऊपर लेता मैं आपको, ऊपर चलते पेज पे देखिए, यहाँ 1 मोल था, यहाँ 2 मोल है। तो देखिए 1 मोल से ज्यादा 2 मोल बढ़ रहे। देखिए नंबर ऑफ, नीचे लिख रहे इसके रीजन में, टी में, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। ओके, तो जो हमारी एंट्रोपी होगी, देखिए अगर रैंडमनेस है, अगर आपके पास कोई चीज है छोटी सी, यानी कि एक चीज है और वो 3-4 चीजों में टूट जाए, तो यानी कि उसमें कुछ हलचल हुई होगी ना, और वही हलचल को हम एंट्रोपी के टर्म में मेजर करते हैं। एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका आंसर डी सही है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, at a particular temperature and atmospheric pressure, the solid and liquid phases of a pure substance can exist in equilibrium. Okay, which of the following term defines the rest temperature? Okay. तो देखते हैं इसे।
तो हमें यहाँ बोला है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सॉलिड और लिक्विड के फेजेस के बारे में बात करनी है, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी हम टेम्परेचर के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिससे हम इक्विलिब्रियम के बारे में बता सके। ओके, तो देखिए जो हमारा पहला है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होते हैं बेसिकली, वो होते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, क्या समझा? ये हमारा जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, और एक ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ, ये फ्रीजिंग। ये आपको सब याद रहना चाहिए, चैप्टर में सब पढ़ाया गया, तो ओके। और तो देखिए जो दो चीज होती है, ये देखिए याद करने वाली चीज है। जब ये दो चीज होती है, ये मेजर की जाती है, मेजर्ड एट एटमॉस्फेरिक फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये दोनों चीज को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर कर सकते हैं, तो इन्हीं से हम इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये दोनों नहीं होते। ओके, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से यानी कि प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट तो देखिए वो एकदम फिक्स्ड है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी किसी का फिक्स रहता है, ये बात। तो इस तरीके से आप देखें। ओके, तो दो ही क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों, पर बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई नहीं, हम थर्ड पार्ट पे करते हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन होंगे। थर्ड लिखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। तो ओके, छोटे टाइप के क्वेश्चन है बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, 2 मिनट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट। पानी पीना चला गया था, कोई स्टार्ट कर लेते। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन वाटर इज गिवन बिलो। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा HCl, उसको वाटर में जब हम डालेंगे तो वो आयनाइज कर जाता है। उसकी रिएक्शन दी हुई है, HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड को जब हम इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो H3O पॉजिटिव बना रहा है एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl माइनस, क्योंकि सब पानी में हो रहा है ना, तो सब एक्वस है। ओके, तो हमें इनका लेवल 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, तो हमें इनके एसिड बेस पेयर बनाना है। तो देखिए मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। ओके, ये सब आपको पता होगा। तो देखिए जो पहले हम HCl कर रहे थे, HCl हमारा एसिड हो गया, तो एसिड का हमको कॉन्जुगेट बेस लिखना पड़ेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट गेट बेस। ओके, देखिए ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। H प्लस जब एसिड टूटता है तो वो H प्लस आयन यानी कि छोड़ता है, रिलीज करता है, और Cl माइनस, तो जो Cl माइनस होता है वो हमारा उसका कॉन्जुगेट बेसिक पार्ट होता है HCl का। ओके, तो ये आपको देखते आ जाना चाहिए बाय सीइंग द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हम H2 का देखते हैं। H2 हमारा देखिए एक बेस होता है, अब H2 बेस है तो इसको हमें कॉन्जुगेट एसिड देखना है। कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव, कॉन्जुगेट एसिड। तो यही आपको लिखना था, यही हमारे एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द aqueous solution of sugar does not conduct electricity. However, when the sodium chloride is added to water, it conducts electricity. How will you explain this statement on the basis of ionization and how is it affected by concentration of sodium chloride? Okay, तो देखिए जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ग्लूकोज है, शुगर में ग्लूकोज होता है ना बेसिकली, जब आप पानी में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन आप जब उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl डाल देते हैं वाटर में, तो यानी कि हम देखते भी है कि आप जैसे 9-10 में आपको कोई एक्सपेरिमेंट कराया होगा, तो उसमें आपको ऐसे एक बीकर ले लेते थे, उसमें हम पानी डालते थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते थे। लेकिन अगर हम उसमें NaCl डाल दें, यानी कि नमक वाला खारा पानी डाल दें, तो वो और जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। तो वो ऐसे क्यों करता था ये बताना है हमको। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है शुगर डालने पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो देखिए इसका रिएक्शन रीजन ये होता है, शुगर बीइंग एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो शुगर होता है, अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। ओके, दस नॉट आयोनाइजेस वाटर। लेकिन जो हमारा NaCl होता है, NaCl,
इसमें Na+ आयन और Cl- आयन होता है। तो जब ये वाटर में जाता है, वाटर में वो आयनाइज कर जाता है, इट आयनाइजेस इन वाटर। वो भी ऐसा है नहीं कि पार्शियली थोड़ा बहुत कर लिया, ये एकदम कंप्लीटली लिखना चाहिए, कंप्लीटली। ओके, कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर। ओके, और ये आयनाइज करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वही Na+Cl-। ओके, और ये बेसिकली देखिए, आपके पास अगर कोई आयंस टूट रहे प्लस माइनस, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली रिक्वायर्स चार्जेस। तो दैट्स व्हाई दस NaCl सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्लूकोज, और ग्लूकोज में लिखते हुए हम ऐसे लिखते हैं शुगर सॉल्यूशन डज नॉट। ओके, और एक और चीज बता दूं मैं, जैसे जैसे हम NaCl का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे जो कंडक्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखनी है। तो बेसिकली जो भी चीज पानी में जाने के बाद आयंस में टूटेगी, फ्री आयंस बनाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस में यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगी। ओके, तो ये आपको आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी। आपको अगर थोड़े बहुत पढ़ने क्लियर होंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, ज्यादा तो है नहीं। देखिए वो जो हमने पिछली बार कुछ 2-3 रिएक्शन करी थी, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, तो इनमें ही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, वो भी स्क्वायर निकालना था, डिवाइड करना था, बस हो गया। बाकी तो सब इजी इजी है, सिंपल फंडे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन बट स्टिल एक्ट। हाँ, ये हमने यानी कि पिछले कल MCQ में हमने पढ़ा भी था, BF3 हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और वो लिव्स एसिड होता है, ये भी बात करे थे हमने। तो अब ये बोला है ओके, बट स्टिल एक्ट्स एज एसिड एंड रिएक्ट्स विद NH3, व्हाई इज इट सो, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, तो BH3 और NH3 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, उसके बीच में रिएक्शन के बारे में बात करनी बेसिकली। ओके, तो देखिए जो हमारा BF3 होता है, BF3, ऐसा शायद ही कोई होगा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जेई की एग्जाम दे रहा है, उसको BF3 नहीं पता कि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ओके, डिफिशिएंट डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। ओके, तो देखिए अब देखिए, जब आपको पता ही है लेविस एसिड, लेविस एसिड, लेविस एसिड की प्रॉपर्टी होती है, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो वो लेविस एसिड है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और हमारा जो देखिए अभी आपको मैंने एक चीज बता दिया, आप बस इतना ध्यान रखिए, BF3 हो गया हमारा लेविस एसिड। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, NH3। तो देखिए NH3 के पास क्या होता है पता है क्या, NH3 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नाइट्रोजन का ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ऐसा, और एक लोन पेयर होता है। ओके, लोन पेयर, देखिए वन वन लोन पेयर हुआ। ओके, तो ये एक्ट करता है एज अ, देखिए इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्ट एज अ लिविस बेस। तो देखिए हमें लिविस एसिड और लिविस बेस हो गया। तो आप बोल रहे थे कि ये देखिए इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू। ओके, तो यही फॉर्म है देखिए, इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होता है, लिविस एसिड बेस रिएक्शन, और इनके बीच में यानी कि बॉन्ड हमारा कुछ ऐसा फॉर्म होता है। देखिए NH3 हो गया ये हमारा। ओके, और ये BF3। तो देखिए BF3 का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम था, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, 2 इलेक्ट्रॉन खाली थे, और इसका लोन पेयर इसके साथ ऐसे कंबाइन कर। ओके, और जो देता है उसके साइड में, यानी जिसको देता है वो उसके साइड में एरो आता है, तो इसका कुछ ऐसा बनता है NH3, ऐसा कुछ बनता है। आपने ऐसी रिएक्शन भी पढ़ी होगी। ओके, तो इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी था, बस आपको याद रहना लोन पेयर और यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लिविस एसिड, लिविस बेस, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती होगी, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आयनाइजेशन कंटेन्स कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस MOH इज गिवन बाय एक्सप्रेशन KB इज इक्वल टू M। ओके, यानी कि अगर आपने मैं यहाँ रिएक्शन लिखा देता, ये M, वो H है, और जब आप इसे ऐसे तोड़ेंगे और M+
OH माइनस में टूटेगा, तो उसका जो यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वो लिखा था। ओके, वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम वीक बेसिस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये कुछ दिया हुआ है उस बेस का कांस्टेंट। ओके, जैसे डायमिथाइलमीन, यूरिया, pyridine, अमोनिया, ये सब देखो। अरेंज द बेसिस इन द इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ देयर आयनाइजेशन। ओके, तो देखिए इसमें हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एट इक्विलिब्रियम। और हम अब यहाँ पे एसिड की बात करें, हम यहाँ बेस की बात करें, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो देखिए बेसिकली इसका एक फंडा होता है, क्या होता है देखिए, ग्रेटर द आयनाइजेशन आयनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, के बी ऑफ अ बेस। अभी देखिए आपको एसिड के बारे में, आप जब भी आयनाइजेशन बोलते हैं तो एसिड का मोस्टली हम एसिड ही समझ लेते हैं, लेकिन एसिड में यहाँ बेस की भी बात हो सकती है। तो ऑफ अ बेस, जब हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट किसी बेस का ज्यादा होगा तो ग्रेटर द आयनाइजेशन ऑफ द बेस। ओके, जितना ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा उसका आयनाइजेशन होगा उस बेस का। ओके, बेस। तो इसी के हिसाब से हम, अब हमें क्या पूछा है, ओके हमें ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट, ओके 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 सर, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट, ओके ये पूछा है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जिसका सबसे ज्यादा के बी दिख रहा होगा उसके सबसे ज्यादा आयनाइज ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एक्सटेंट होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है डाई मिथाइल अमीन, इसका सबसे ज्यादा दिख रहा है। फिर अमोनिया है। ओके, और उसके बाद में अपना आ जाता है pyridine, और फिर यूरिया, क्योंकि 10⁻⁻14 तो बहुत ही छोटा हो गया। ओके, तो इजीली आपको देख लेते हैं, इससे हमें पता चला कि ये जो हमारा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट बेस है। क्यों है? ड्यू टू मैक्सिमम के बी वैल्यू। ओके, तो जिसका ज्यादा के बी वैल्यू होगा उसकी उतनी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होगी, वो उतना जल्दी डिसोसिएट करेगा। ओके, तो ओके तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बोला है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वीक बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। ओके, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस। ओके, तो हमारे पास कुछ कॉन्जुगेट बेसिस दिए हैं, हमें उसकी बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए, तो पहले कॉन्जुगेट बेसिस लिख देते हैं उनके करस्पॉन्डिंग। कॉन्जुगेट बेसिस, सॉरी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस तो दिया, हमें एसिड लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन बेसिस। ओके, तो हमारे पास जो बेसिस दिए उनके हिसाब से हमें देखना है। जैसे ओ एच है तो मुझे समझ आएगा वो H2 है, फिर ROH हो जाएगा वैसे, फिर CH3COOH बेसिकली एसिटिक एसिड, और ये HCl हो जाएगा। सिंपल, हमने एक दो ऐसे कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला एक क्वेश्चन किया था पिछली बार। ओके, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं क्या होता है। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हमारे लिए इजी पड़ता है, तो हम उसके बाद में उसको उल्टा कर देंगे। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? HCl का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर CH3COOH, ये आपको पढ़ा होगा। ओके, और ये देखिए आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ये आपको मेरे ख्याल से लिखा दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, एकदम मैंने किया। और HCl के बारे में तो आप बोलिए मत, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, आप इसका आप उल्टा कर दीजिए, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उल्ट यानी कि इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट। तो इन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? RO निगेटिव का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर OH निगेटिव का आ जाएगा सबसे ज्यादा, फिर CH3COOH का सबसे ज्यादा आ जाएगा। ओके, CH3CO, इसे इरेज करें हमें। ओके, नहीं हो रहा है तो ये माइनस कर लीजिए आप, और सबसे कम हो जाएगा उसका H HCl का जो कि है। ओके, फिर से मैं ओके ये दे दोगे Cl माइनस, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। ओके, हमें पीएच के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। KNO3 CH3 COONH NH4Cl और C6H5 COONH4। ओके, हमारे पास चार कंपाउंड एलिमेंट दिए हुए, तो चलिए इनको देखते हैं। पहला देखते हैं, KNO3। KNO3 क्या हो गया बेसिकली? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। ओके, सॉल्ट देखिए ये क्या होगा, KCl प्लस HNO3, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तब हमारा ये सॉल्ट बनता है। ओके, और इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल होता है। ये सारी चीज आपको पता होगी। इसका पीएच कितना हो गया? 7 आ गया। आप देखते CH3COONA के बारे में, तो ये क्या है हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaCl और CH3COH वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। ओके, तो इसका पीएच क्या होगा पता है क्या? देखिए जब ऐसा रिएक्शन होता है, देखिए आपके पास चार पांच कंडीशन केसेस होते थे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसका पीएच नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, अब वहीं पे हमारा NH4Cl देख लेते हैं। तो NH4Cl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, HCl, और हमारा NH4OH हमारा वीक बेस उसमें रिएक्ट करेगा तो इसमें प्लस वीक बेस, और ये सब सॉल्ट है। ओके, और यहाँ लिख देता मैं ऑल आर सॉल्ट, यानी आप एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ही तो फॉर्म होगा। जैसे अपना फेमस एग्जांपल NaCl NaOH प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। ओके, तो उसी टाइप से जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एसिड और बेस डालेंगे, कोई भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी पीएच में डिफरेंस आएगा। तो देखिए इस केस में आपका जो एसिडिटी आएगा वो पीएच हमारा थोड़ा सा कम आएगा, जैसे उसका है उसका जस्ट अपोजिट है। अब एक और एग्जांपल दिया यहाँ पर। ओके, ये देख लेते C6H5COO ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ? ये वाला C6H5 और NH4 दोनों वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन। ओके, ओके, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, मुझे याद आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसलिए वो न्यूट्रल बोलते समय मैं गलती कर गया, सॉरी। ओके, तो देखिए इसमें वीक एसिड और वीक बेस है, तो इसमें जो पीएच होगा, इसकी देखिए दोनों रिएक्शन दोनों वीक है तो इसका पीएच क्लोज टू 7 ही आता है, लेकिन ये स्लाइटली बेसिक साइड चल जाता है, ग्रेटर देन 7 हो जाता है इसकी। ओके, तो देखिए अगर हम इस हिसाब से ऑर्डर देखें तो हमारा ऑर्डर ऐसा आता है। पहला ऑर्डर ऑफ पीएच हमारा ऐसा आएगा, जो न्यूट्रल है वो तो बीच में रहेगा, कोई कम और कोई ज्यादा। तो जो NH4Cl है हमारा वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा? CH3COONA हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा हमारा? CH3COONH4 आ जाएगा, और उसके ऊपर में KNO3 आ जाएगा। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। Okay, तो इस टाइप से आप करेंगे सॉल्व। तो आपको बस ऑर्डर ही बताना था, तो आपको उसके लिए पहले उनके सॉल्ट के बारे में पता रहना चाहिए कि वो सॉल्ट किस कौन से एसिड और कौन से बेस से फॉर्म हुए, और हर एक अलग अलग टाइप के एसिड बेस रिएक्शन पे आपको पीएच का थोड़ा सा अनुमान लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, ओके, इतना दिया है 1 × 10⁻⁴। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, किसी भी टाइम पे हमारे पास एक इनकी कंसंट्रेशन दे दी है, तो इन विच, ओके, तो हमें इसके बारे में डायरेक्शन, तो इसके लिए पूरी रिएक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए रिएक्शन दी हुई है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ HI गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस। ओके, ओके, सॉरी। तो पहले हम इसका क्यू निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है तो पहले क्यू और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें मेजर करना पड़ता है। अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो बैकवर्ड जाती है, लेस देन आ जाती है तो फॉरवर्ड जाती है, इक्वल टू आती है तो इक्विलिब्रियम होती है। तो ये सारी चीजें है।
तो देखिए क्यू की वैल्यू हमारे पास पहले लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 यानी कि एट, और ओके मैं आपको एक और चीज लगा देता हूँ, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। इस टाइम पे हम जो वैल्यू निकालते हैं वो क्यू वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो क्यू वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से उसकी निकालते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, और डिवाइड में हम रख देंगे HI, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 10⁻⁵ इंटू 1 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। ओके, तो आप ऐसे करना है, ये तो ये कट गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/4 = 0.25। तो हमारी जो क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻1। मैंने इसमें क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो के है, के की वैल्यू है, कहाँ लिखा है हमारा के की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर ओके 28 थी। तो के की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻⁴। तो हमें यहाँ बेसिकली सिंपल सिंपल दिख रहा है कि के सी हमारा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के सी है। तो जब ये आ जाता है तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, हेंस द रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो जैसे जैसे हमारी क्यू की वैल्यू बढ़ती है रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। अगर हम देख लें क्यू की वैल्यू लेस आती है केसी से, तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाती, और अगर हमारी क्यू की वैल्यू इक्वल टू के सी आ जाती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम हो जाता, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी पीएच। ओके, ये पीएच हम पहले ही पढ़े थे, पीएच निकालना बहुत सारा करे थे हमने, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। पीएच ऑफ 10⁻⁻, ओके कंसंट्रेशन दी हुई है, HCl solution भी 8। ओके, however it is also that less than 7। ओके, ओके चलिए चलिए, कुछ हमारे पास हमने कुछ सोचा था आया कुछ और, तो उसके बीच में हमें रीजन दे। तो देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन की दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है इक्वल्स टू 10⁻⁻8 डेसीमीटर माइनस। देखिए बहुत ज्यादा ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन इज इसकी देखिए इसके बहुत कम आ रही है ना कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वेरी डाइल्यूट है ये एकदम। तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते H3 पॉजिटिव आयंस का कंसेंट यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी कि जो हमारा H2O था, H2O उसने कुछ H3O पॉजिटिव आयन दिया होगा। ओके, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आया, यानी कि हमने हमारे पास कुछ सॉल्यूशन था और उसमें कुछ वाटर का भी आयंस आता है। ओके, ये वाटर के आयंस है। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो 10⁻⁻8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये दिया हुआ है ड्यू टू दिस। ओके, इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें जो वाटर का H2O टूटता है वो H+ प्लस OH- में टूटता है ना। ओके, तो इसकी कितनी होती थी, 10⁻⁻14 डिवाइड 14 करते थे, तो ये बेसिकली ऐसा होता था ना, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ H, ये कितना होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH, कंसंट्रेशन ऑफ H+। ओके, तो H+ कितनी आती थी, तो हमें इस बार वी हैव टू इंक्लूड कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर ऑल्सो, और ये दो इट इज वेरी नेग्लिजिबल बट वी कांट लीव। हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो देखिए फिर हम जब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव लिखेंगे तो कंसंट्रेट कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁷ आ जाएगी। ओके, और जब हम इससे लिखते हैं तो जो हमारा पीएच आता है, पीएच इज क्लोज टू 7। ओके, बट इसी इसी फैक्टर की वजह से बट स्लाइटली लेस देन 7। सो अब देखिए पीएच हमारा 7 से थोड़ा सा लेस हो गया, सो सॉल्यूशन
इज एसिड। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन से पीएच तो हमारा 10⁻⁻8 आना चाहिए, पर वो बेसिकली आता क्या है पता क्या है? वो आता है सॉल्यूशन ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 6.96 ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है pH of a solution of a strong acid is 5. What will be the pH of the solution obtained after diluting the given solution at 100 times? हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक सॉल्यूशन दिया हुआ था जिसकी पीएच है हमारी 5। ओके, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन। और जब हम इसे डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स हम इसे पतला कर रहे हैं, तो पीएच हमें बतानी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कैलकुलेशन पार्ट है, यानी कि आप जो क्वेश्चन देख रहे थे प्रो अच्छा वाला कैलकुलेशन वो ये है। तो देखिए, इनिशियली हमारे पास पीएच है 5। ओके, पीएच से हमारा क्या तात्पर्य है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गई हमारे 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम जब डाइल्यूट कर लेंगे ऑन डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगी पता है? और डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं हम? 100 टाइम से कर रहे हैं, 100 टाइम। तो ये हो जाएगी 10⁻⁻5 जो पुरानी कंसंट्रेशन थी इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। डाइल्यूट करना है तो हमें कंसंट्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस न्यू आ जाएगी 10⁻⁻7। अब हाँ, अब देखिए, सिंस इट इज वेरी डाइल्यूट। देखिए, अगर आपके पास कोई अच्छी भारी भरकम चीज रहती है, यानी कि मान लीजिए आपके पास गुलाब जामुन है और बहुत सारी यानी अच्छी अच्छी मिठाई है, तो आप यानी कि कोई ऐसे छोटा सा चॉकलेट को थोड़ी ना ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट है, तो आपके पास अगर कोई छोटी सी भी चॉकलेट होगी तो आप उसे भी कंसिडर करेंगे। तो उसी तरीके से जब आपके पास व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी मच डाइल्यूट, वी कंसिडर वी कंसिडर H प्लस आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, तो वही वाला उसी का यानी कि इम्प्लीकेशन है, कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी। तो टोटल H प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव फ्रॉम एसिड जो हमारे पास दिया हुआ है, प्लस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ था उससे, प्लस H3O पॉजिटिव H2O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। तो चलिए करते हैं। तो H3O की हमने निकाली है, 10⁻⁻7 है, और H2O का तो हमें पता ही है 10⁻⁻7 है। तो चलो अच्छा है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻7। अब बस आप पीएच वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 10⁻⁻7 लिख देंगे आप। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पीएच इज इक्वल टू, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वही यही होता है। 7 में हम कुछ कम कर देते या फिर कुछ बढ़ा देते। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए माइनस हो रहा है, और अगर बेस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि उसमें पीएच हमारी थोड़ी ज्यादा आती। ओके, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, लॉग टू की वैल्यू 0.699 कुछ होती है। तो पीएच रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 6.6990। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है अ sparingly soluble salt gets precipitated only when the product of concentration of its ions in the solution QSP becomes greater than its solubility product. Okay, if the solubility of BaSO4 in water is 8 into 10 to the power minus 4 mole per decimeter cube, calculate its solubility in 0.01 mole decimeter cube of H2SO। Okay, तो इसमें देखिए सॉलिबिलिटी का सवाल है। तो इसके लिए आपको पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसमें आपको पहले पूरी रिएक्शन लेते आना चाहिए। तो हमें हमारे पास वो क्या दिया हुआ है? कंपाउंड दिया हुआ है BaSO। चलिए चालू करते हैं। पहले रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, BaSO4। जब BaSO4 टूटता है तो देखिए सिंपल वही आयन लिखेंगे, Ba+2 प्लस SO4 माइनस 2। ओके, लेकिन एट जब कुछ नहीं था, एट टाइम t = 0, तो इनका कंसेंट्रेशन कितना था? 1 था, इसका इसका 0 था, और इसका भी 0 था। और फिर देखते हैं एट इक्विलिब्रियम इन वाटर, एट
इक्विलिब्रियम, जब वाटर में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, यानी कि जब वाटर दोनों में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब इसमें से कुछ एस एस सॉल्युबिलिटी, यानी कि कुछ प्रोडक्ट सॉल्युबल चला गया, BH4 का कुछ मोल सॉल्युबल हो गया, तो 1 - S कर दिया हमने, और हम सॉल्युबिलिटी से डिनोट करते हैं एस को, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ओके, क्योंकि जितना इधर फॉर्म होता है उतना उधर भी फॉर्म होता है। अब देखिए हमारे पास फिर क्या बोला है, देखिए प्रूव टू व्हेन द सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इतना, वाटर, और उसके बाद में हमारे पास H2SO4 भी है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी चेक करना है हमारा। तो एट इक्विलिब्रियम इन एसिड। ओके, तो जब एसिड में होगा तब उसमें से भी कुछ सॉल्युबिलिटी जाएगा, एस एस, और इसमें एस प्लस क्या होगा, 0.01। तो ये कहाँ से लिखा मैंने, देखिए यहाँ से लिखा, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपके पास, अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, KSP ऑफ BaSO4 इन वाटर। अभी हम सिर्फ वाटर के देखें, वाटर के लगाएंगे तो Pa+2 का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। ओके, तो कितना दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, तो S × S हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी S²। तो KSP की वैल्यू आ जाएगी, H² कितना दिया हुआ है, S की वैल्यू दी हुई है 8 × 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा। और हाँ ये देखिए, ये जो S है ना, ये जो मैंने S लिखा है, ये वाला S, ये ऊपर वाला S है, ठीक है, और ये वाला हमने जो, ये देखिए इसके कारण ऐड हुआ है, H2SO4 के कारण, उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पे। ओके, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 10⁻⁴ का आप जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, 64 × 10⁻⁻8। ओके, तो चलिए एट वाटर की कंडीशन में आ गया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब H2SO4 भी ऐड हो जाएगा, तब KSP की वैल्यू कितनी आती है, S × S प्लस 0.01 आ गया। तो अब जो हमारा KSP है, KSP बिंग कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास सिंपल वैल्यू आएगी ना, तो S × S प्लस, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसके चेंज को, और जो हमारे पास पिछला वाला KSP वर्ड था उससे इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि सेम ही वैल्यू देखिए लगभग उतनी ही है, ठीक है, तो हम उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, और हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, 10⁻⁻8 लिख देंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू, एक आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आती है, 0.01S माइनस 64 × 10⁻⁸ इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपको लिखना जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका मैथमेटिकल पार्ट है, तो अगर आपको मैथ्स में थोड़े कमजोर होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर आप मैथ में बहुत स्ट्रांग है तो इजीली हो जाएगा। तो अब आपको पता है क्या लगाना है, डिस्क्रिमेंट, जो आपके पास वो रहता था डी का फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग रूट्स क्या था हमारा, एक्स की वैल्यू क्या आती थी, यहाँ पे हमारा एस है तो हम एस से डिनोट करेंगे, एस इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ऑफ B² - 4AC डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 0.01 है, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 64 × 10⁻⁸ ओके, ये वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। माइनस में 0.01 रखेंगे, प्लस माइनस में अंडर रूट में रखेंगे 0.01 का होल स्क्वायर B² प्लस 4 × 64 × 10⁻⁸ रख देंगे। ओके, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे सिंपली। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ रहा है मैं। इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 6 × 10⁻⁵ मोल, और ये आंसर डेसीमीटर में आएगा। तो इस तरीके आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी। तो आपसे वही पूछा है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्युबिलिटी इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके लिखना है। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा मैथमेटिकल फंडा लगाना पड़ा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है pH of a 0.08 mole decimeter cube HOCl solution is 2.85। ओके, कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो pH ऑफ HOCl दिया हुआ है 2.85 दिया है, ओके इजी। अब हम माइनस ऑफ pH करते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मैंने बस pH की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, मैंने उसे उल्टा कर दी, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। और 2.85
पीएच की वैल्यू रखा -2.H5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओके, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू हो जाएगी, लॉग के अंदर क्या होता है, लॉग के अंदर 2 होता है, तो 2 की पावर में ऊपर चल जाता है, तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है 1.413 इंटू 10⁻³ ये भी मैथमेटिकल पार्ट है, तो इजी था ये भी। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक, ओके 32 तक कर लिए। तो ज्यादा क्वेश्चन बचते नहीं है, 10-20 क्वेश्चन बचते हैं, तो लास्ट वाले कल एक लास्ट लेक्चर लेंगे और उसमें हम ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करा ले। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।